गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग या इसे कोगुलेशन ऑफ ब्लड्स भी कहा जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि जब कभी हमें चोट लग जाती है, इंजरी होती है, तो जैसे हमारे फिंगर पर इंजरी हो गई, ब्लड बहना शुरू होता है, तो आप देखे होंगे 2 से 8 मिनट के अंदर, विद इन 2 to 8 मिनट, यहाँ पर एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्कम बन जाता है जो ब्लड को बहने से रोक देता है। तो ब्लड फिर उसके बाद नहीं बहता, और अगर ये स्कम ना बने, यानी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस ना हो, तो हमारा काफ़ी ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे लोगों का जिसका ब्लड क्लॉट नहीं होता, तो ऐसे लोगों की सर्जरी भी नहीं की जा सकती। अगर उनको माइनर इंजरी भी होगी तब भी उनका काफ़ी ब्लड बह जाता है। तो एक ब्लड मैकेनिज्म में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। आइए इसको एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले जब भी कभी हमें चोट लगती है, तो अगर मान लीजिए हमें यहाँ चोट लगी, तो यहाँ पर टिश्यू डैमेज होगा, कैपिलरीज फटेंगी और ब्लड बाहर आएगा। तो जब ब्लड बाहर आता है तो ब्लड प्लेटलेट्स भी बाहर आएंगी और वो इसके साथ यहाँ डैमेज टिश्यू पर चिपकेंगी और डिस्ट्रॉय होंगी, और वहां से थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन करती हैं। तो आइए इसी को लिखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर डैमेज जो टिश्यू होता है, डैमेज्ड टिश्यू और ब्लड प्लेटलेट्स और ब्लड प्लेटलेट्स, तो ये डैमेज्ड जो टिश्यू होते हैं ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन करते हैं। और ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, ये भी एक तरह से देखा जाए तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का ही सिक्रेशन करती है, लेकिन इसको कहते हैं प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये भी प्लेटलेट्स से यहां भी सिक्रेशन होता है, लेकिन दोनों के केमिकल नेचर में काफी फर्क होता है। ये जो यहां से जो आ रहा है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये बना होता है, अगर देखा जाए एक तरह से, तो ये बना होता है लाइपोप्रोटीन की। ये लाइपोप्रोटीन होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा, यही फर्क है। और जो ब्लड प्लेटलेट्स का जो सिक्रीशन है, यहां से जो ये सिक्रेट हो रहा है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये होता है फास्फोलिपिड्स का बना होता है। ये किसका बना होता है? फास्फोलिपिड्स का। ये इसको आप ध्यान रखिएगा, है तो दोनों का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, लेकिन ये फास्फोलिपिड्स होता है और ये लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। यही ब्लड प्लेटलेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड मैकेनिज्म को स्टार्ट कराने में। तो ये फास्फोलिपिड्स के बने होते हैं। उसके बाद हमारे ब्लड के कैल्शियम आयन के साथ ये रिएक्शन करते हैं। किसके साथ? कैल्शियम आयन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जब कैल्शियम आयन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज बनता है। ये प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम है। तो जब प्रोथ्रोम्बिनेज बन जाता है, तो अब प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, इसके लिए देखते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि डैमेज टिश्यू एक तरह का लाइपोप्रोटीन का सिक्रेशन करते हैं, जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स डैमेज टिश्यू से बाहर जब आती हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और फास्फोलिपिड का सिक्रेशन करती है, जिसको प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। ये और कैल्शियम आयन, हमारे प्लाज्मा में कैल्शियम आयन होता है, ये तीनों आपस में रिएक्शन करते हैं, मिल जाते हैं और प्रोथ्रोम्बिनेज बनाते हैं। इसको थ्रोम्बोकाइनेज भी कहा जाता है। ये एक तरह का एंजाइम होता है। अब देखते हैं ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या काम करता है। और ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज होता है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज, ये सबसे पहले आपको पता है ना कि हमारे ब्लड वेसल्स में जब तक ब्लड बहता है, ब्लड कभी क्लॉट नहीं करता है। तो ब्लड क्लॉट तभी होगा जब, क्योंकि हमारे ब्लड में के प्लाज्मा में हिपैरिन होता है, और ये हिपैरिन क्या करता है, जब तक एक्टिव स्टेज में रहता है, ब्लड क्लॉट, एंटीकोगुलेंट्स कहा जाता है, ब्लड क्लॉट नहीं होने देता, क्योंकि इसको हमारे कहां से सीक्रेट होता है? बैसोफिल से, हमारी
जो WBC होती है वैसोफिल हेपारिन का सिक्रेशन करती है, प्लाज्मा में ये रहेगा, जब तक ये प्लाज्मा में एक्टिव रहेगा कभी ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, तो इसको इनएक्टिवेट करना पड़ता है, इनएक्टिवेट्स करता है किसको, हेपारिन को। हेपारिन जब इनएक्टिव हो जाता है तभी हमारी ब्लड मैकेनिज्म की प्रोसेस आगे बढ़ती है। अब यही थ्रोम्बिकाइनेज एंजाइम तो पहले, लेकिन ये किसके प्रेजेंस में होता है, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में होता है। आप याद रखिएगा कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैल्शियम आयन में प्रोथ्रोम्बिनेज जो हेपारिन एक्टिव रहता है उसको इनएक्टिव हेपारिन में चेंज कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है, हेपारिन का काम खत्म। अब यहां से प्रोथ्रोम्बिनेज जो है, एक हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन पाई गई थी प्रोथ्रोम्बिन, ये इनएक्टिव स्टेज में रहती है और यही थ्रोम्बिनेज उसको एक्टिव बना देता है। तो अब ये काम करता है जो हमारी प्लाज्मा की प्रोटीन होती है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, अब ये प्रोथ्रोम्बिन और कौन, यही थ्रोम्बिनेज, थ्रोम्बिनेज फिर यहां कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ये थ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है, इसमें थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। ये क्या रहता है, इनएक्टिव स्टेज है और ये एक्टिव होता है थ्रोम्बिन। अब आगे देखते हैं, जब थ्रोम्बिन बन गया, थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया, तो अब ये क्या काम करता है, तो जो ये थ्रोम्बिन होता है हमारी ब्लड प्लाज्मा में एक सॉल्युबल प्रोटीन होती है जिसको फाइब्रिनोजन कहते हैं। तो ये फाइब्रिनोजन को, सॉल्युबल जो प्रोटीन फाइब्रिनोजन थी, फाइब्रिनोजन, तो जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है ये फाइब्रिन में चेंज हो जाती है। फाइब्रिन में इसको कौन करता है, इसको चेंज करने का काम करता है थ्रोम्बिन। आप याद रखिएगा, जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजन जो कि सॉल्युबल प्रोटीन होती है इसको इनसॉल्युबल प्रोटीन में चेंज कर देता है। फाइब्रिन क्या होते हैं, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं जो जिसके फाइबर्स, जैसे मान लीजिए यहां पर हमें इंजरी हुई, यहां हमें चोट लगी, तो जब यहां हमें चोट लगी तो बहुत सारे फाइबर्स यहां पर ऐसे आकर के यहां पर एक नेटवर्क बना लेते हैं इसके, और यहां तो अब ये अब जब फाइब्रिन बन गया तो ये इनसॉल्युबल प्रोटीन है, ये सॉल्युबल प्रोटीन है और ये इनसॉल्युबल प्रोटीन है। और उसके बाद ये फाइब्रिन जो होता है, ये फाइब्रिन के पॉलीमर्स आकर के यहां पर उलझ जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं यहां पर जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन के पॉलीमर्स और प्लस आरबीसी, बहुत सारे आरबीसी जो होते हैं इसके साथ में यहां पर उलझ जाते हैं, यहां आरबीसी आकर के फंस जाती हैं, तब बन जाता है ब्लड क्लॉट। यानी जो स्कम बनता है, डार्क रेडिश ब्राउन स्कम बनता है, उसका नाम है ब्लड क्लॉट। यही ब्लड क्लॉट हो गया यहीं पर। अब जब ब्लड क्लॉट कर जाता है तो ब्लड का बहना बंद हो जाता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, यह हमने आपको बताया यहाँ पर कि ब्लड कैसे जमता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है। देखिए टिश्यू के डैमेज होने पर जो लिपोप्रोटीन का सिक्रेशन होता है उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है किसकी बनी होती है, तो ये फास्फोलिपिड्स की बनी होती हैं, और जो डैमेज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन करता है ये लिपोप्रोटीन होते हैं। तो ये इस स्टेज को इसको स्टेप फर्स्ट कहा जाता है। उसके बाद अब यहां पर जो प्रोथ्रोम्बिन और ये फाइब्रिन, ये इसको स्टेज सेकंड कहते हैं। ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है। तो 3 स्टेज में या 3 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म यहीं से कंप्लीट हो जाती है और 2 से 8 मिनट में ब्लड उस जगह पर क्लॉट कर जाता है, यानी स्कम बन जाता है, ब्लड का बहना बंद हो जाता है। अब इसके लिए देखिए कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए अब जैसे अगर कैल्शियम आयन अगर हमारे प्लाज्मा में है
तभी ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म पूरी होगी। तो ब्लड जमने के लिए, ब्लड क्लॉट करने के लिए कैल्शियम आयन का होना बहुत ही जरूरी होता है। आपको पता है जब ब्लड को बाहर रखा जाता है, जैसे ब्लड बैंक में रखा जाता है, तो वहां ब्लड क्यों नहीं क्लॉट करता? क्योंकि वहां पर भी ब्लड क्लॉट कर जाएगा, लेकिन उसमें क्या करते हैं, एंटी कोगुलेंट्स मिलाते हैं, जिसको सोडियम सिट्रेट कहते हैं या ऑक्जिलेट कहते हैं। तो ये सब क्या करता है, जो प्लाज्मा के जो कैल्शियम आयंस होते हैं उसको ये खत्म कर देता है, तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं करता। देखिए कैल्शियम का होना कितना जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम आयन को खत्म करने के लिए हमें उसमें सोडियम सिट्रेट मिलाना पड़ता है, ताकि कैल्शियम खत्म हो जाए और ब्लड आगे, ब्लड की मैकेनिज्म पूरी नहीं, इसलिए ब्लड को काफी दिन तक ब्लड बैंक में रख सकते हैं। तो सोडियम सिट्रेट होता है जो कि आर्टिफिशियल एक तरह का एंटीकोगुलेंट्स होता है, ब्लड को जमने से रोकता है। और दूसरी चीज आपसे जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो ब्लड प्रोटीन्स कौन सी हैं जो ब्लड को क्लॉट करती हैं, तो वह है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ये जो दो ब्लड्स हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है। जब आपको पता होगा, जब यहां पर हमारा ब्लड क्लॉट बन जाता है, ब्लड बहना रुक जाता है, तो आप देखे होंगे कि एक हल्का पीले रंग का यहां से एक लिक्विड बाहर निकलता है, जिसको सीरम कहते हैं। ये सीरम जो होता है ये प्लाज्मा का ही पार्ट होता है, लेकिन उसमें ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन नहीं होती, तभी उसको सीरम कहते हैं। और सीरम क्या है, सीरम क्वेश्चन पूछा गया, सीरम जो होता है ये प्लाज्मा का ही पार्ट है, लेकिन ये प्रोटीन्स उसमें नहीं होती, क्योंकि प्रोटीन तो क्लॉटिंग में यूज हो चुकी है। कौन? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन नहीं होती, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन नहीं होती, बाकी प्लाज्मा का पार्ट है ही है, सीरम कहते हैं उसको। ये जमता नहीं है, ये बह जाता है, ऐसे बह करके निकल जाता है। और दूसरी चीज ये है कि हाँ, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि ये प्रोथ्रोम्बिन और जो फाइब्रिनोजेन होते हैं ये बनते कहाँ हैं? ये बनते हैं हमारे लीवर में, और विटामिन के प्रेजेंट में बनते हैं। अगर विटामिन के कमी हो जाएगी तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन हमारे ब्लड में नहीं बनेगा, ये प्रोटीन नहीं बनेगा, तो ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म पूरी नहीं होगी। तो विटामिन के बनाता है, इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। विटामिन के जो होता है ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन को बनाते हैं, बनता है। कहाँ बनता है? हमारे लीवर में बनता है। और अगर ब्लड क्लॉटिंग के टाइम अगर जिससे ज्यादा हो जाती है या ब्लड नहीं क्लॉट करता, तो उस डिजीज को हीमोफीलिया डिजीज कहते हैं। यह एक जेनेटिक डिजीज है, और आगे इसके बारे में और बात करेंगे। तो अब यहाँ पर ब्लड अगर नहीं क्लॉट करता तो ब्लड लगातार ब्लड बहने को हीमरेज कहते हैं, और जो डिजीज है उसका नाम हीमोफीलिया है। तो इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म पूरी होती है। ये सारे स्टेप्स हमने आपको बताया है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और फिर अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। थैंक यू।